हेलो दोस्तों, वेलकम टू रज़ अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NH3, यानी एक नाइट्रोजन का एटम और उसमें 3 हाइड्रोजन के एटम, एक इधर और एक इधर। इसके अलावा जो अमोनिया गैस होती है, ये पहली बात तो अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो ये आपको गैस के फॉर्म में मिलेगी, यानी अमोनिया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर गैस होती है, यानी जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा तो ये गैस होगी। इसके अलावा अमोनिया एक्चुअल में बेसिक गैस होती है, यानी इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक से मतलब ये है कि हमारे पास एक pH स्केल होती है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होती है। इसके बीच में आता है 7। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू 7 से लेस होगी तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी, और अगर किसी चीज़ की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगी, एल्कलाइन होगी वो। तो अमोनिया जो होती है ये एक्चुअल में बेसिक होती है, क्योंकि इसका जो pH होता है वो एक्चुअल में 7 से ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पंजेंट होती है, यानी गंदी होती है, और हमारी नोज़ को अच्छा सेंस नहीं मिलता है। इसके अलावा चोकिंग स्मेल होती है। कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स से जो स्मेल आती है, डेड और डिकेइंग से जो आती है, जब कोई चीज़ें सड़ती हैं तब एक्चुअल में अमोनिया रिसती है। तीसरी चीज़, अमोनिया बिटर इन टेस्ट होती है, मतलब ये कड़वी होती है। क्यों कड़वी होती है? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एसिड और एक होते हैं बेस। एसिड जितने भी होते हैं वो सब के सब खट्टे होते हैं। खट्टे मतलब ये साउर इन टेस्ट होते हैं। आप देख लीजिए, आप अगर देखें आंवला तो इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो आंवला खट्टा है। इसके अलावा आप कच्चे आम को देख लें, यानी अनराइपेंड मैंगो को देखें, ग्रीन मैंगो को, तो वो उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। आप लेमन देख लें, वो भी खट्टा होता है और उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और ऐसी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होते हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं या फिर साउर होते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं ये बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। आप एग्जाम्पल समझें, आपके घर में जो सोप होता है जिससे आप नहाते हो वो बिटर होता है, क्योंकि उसकी pH स्केल पर वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और वो कड़वा होता है। दूसरा, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो भी देखिए आप कितना कड़वा होता है, अगेन वो भी बिटर है। तो यानी अगर कोई चीज़ बेसिक है तो उसका बिटर होना लाजमी है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तो इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं। हमारे पास ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेकंड शेल होगा उसके अंदर आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 एंड दिस 5 इलेक्ट्रॉन। अब एक्चुअल में इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हर एक एटम चाहता है कि उसके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स वो चाहता है, मगर इसके में तो 5 हैं। तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ये काम करेगा हाइड्रोजन आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, फिर एक हाइड्रोजन और आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, और एक हाइड्रोजन और आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, और यहाँ से हमारे नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि हमारी जो नाइट्रोजन है उसका स्ट्रक्चर बन करके तैयार होता है। लेकिन एक अगर हम साधारण सा स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है, नाइट्रोजन, और हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन,
1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है इनको हाइड्रोजन शेयर कर लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन ले करके, यहाँ से एक और हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन ले करके, यहाँ से हाइड्रोजन और आता है अपना इलेक्ट्रॉन ले करके। तो एक्चुअल में ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। अब आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये दोनों अभी शेयर नहीं हुए हैं। तो क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं उनको अनपेयर्ड लोन पेयर कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही सबसे बड़ा रीज़न होता है अमोनिया के एल्कलाइन होने का, अमोनिया के एल्कलाइन होने का। तो लोन पेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से अमोनिया को एक एल्कलाइन नेचर मिलता है। आगे हम देखते हैं कि एक काफ़ी बार आईसीएससी में एक सवाल पूछा जाता है कि वाई अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं अमोनिया की लैब प्रिपरेशन की तरफ, यानी अमोनिया को हम लैब के अंदर प्रिपेयर कैसे करते हैं। लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। लैब के अंदर अमोनिया को प्रिपेयर हम करते हैं अमोनियम सॉल्ट से। हम लेते हैं अमोनियम सॉल्ट, एक अमोनियम सॉल्ट, और इसमें मिलाते हैं हम एक एल्कली। एल्कली मतलब जिसकी वैल्यू, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। और रिएक्शन में हमको मिलती है अमोनिया इन फॉर्म ऑफ गैस, और मिलता है वाटर, और मिलता है एक सॉल्ट। देखते हैं हम इनको केमिकल्स लगा करके कि केमिकली ये कैसे दिखते हैं। अमोनियम सॉल्ट का मतलब होता है NH4Cl। अमोनियम मतलब NH4, तो ये हमारा हो जाएगा NH4Cl, यानी ये NH4 जो होता है इसको हम अमोनियम कहते हैं, और Cl लग जाए तो ये उसका सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। अब इसके अंदर एक एल्कली हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं NaOH। एल्कली क्या होते हैं? जिनके आखिरी में OH हो, जैसे KOH भी एल्कली होता है, MgOH का होल ट्वाइस भी एल्कली होता है, CaOH का होल ट्वाइस भी एल्कली, जिसके भी कहने का मतलब है आखिरी में OH हो तो वो एल्कली होता है। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगी हमारी प्यारी अमोनिया। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगी अमोनिया, यानी NH3 का फॉर्मेशन होगा, और ये गैस हवा से हल्की होती है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। साथ ही साथ बनेगा थोड़ा सा वाटर H2O, और बनेगा सॉल्ट। कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये NH4 है यहाँ पर, इसमें से NH3 अलग हो जाएगा। स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये तो NH4 था तो एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और भी, और ये Cl माइनस में टूट जाएगा, और ये Na है, ये प्लस में टूटेगा, और ये OH माइनस में टूट जाएगा। अब ये जो NH3 है ये तो सीधा सीधा ये फॉर्म हो गया है। ये जो H प्लस होगा ये OH के साथ चला जाएगा और H2O फॉर्म कर लेगा, और ये Na होगा ये Cl के साथ चला जाएगा और NaCl फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से हमारी रिएक्शंस होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इसके अलावा अमोनियम का कोई और सॉल्ट लें, यानी कि हम ले लें NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्यों हमने NH4 का होल ट्वाइस इस बार लिया है, ऊपर क्यों नहीं लिया था? क्योंकि NH4 की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, और SO4 की जो वैलेंसी होती है वो 2- होती है। तो इसके 2- को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें NH4 के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए पड़ेंगे। अब इसके अंदर हम NaOH नहीं मिलाते हैं, कुछ और मिला करके देखते हैं। उन्होंने तो बोला था कि एल्कली आप मिलाइए ना, ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन था कि हमने NaOH मिलाया। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड, लेट्स से वी आर गोइंग टू ऐड KOH। भाई है तो एल्कली ना, OH तो है इसके अंदर। आगे देखें, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इसकी रिएक्शन कराने पर फॉर्म हो जाएगा NH3, ऑब्वियसली यहाँ से अलग हो जाएगा,
NH3 जैसे यहाँ से लगा हुआ था, NH3 के साथ साथ बनेगा हमारा वाटर H2O और बन जाएगा K2SO4। देखते हैं कैसे। यहाँ से ये NH3 अलग हो जाएगा, भाई NH4 इसके अंदर है, NH3 का मॉलिक्यूल ये एलिमिनेट कर सकता है, इसने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 हाइड्रोजन्स थे, तो 2 NH3 मेरे पास निकल आए, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 है, होल स्क्वायर होल टू द बेस 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो वो 2 हाइड्रोजन 2H+ के आयन बन के बाहर हो गए हमारे सोल्यूशन के अंदर, और SO4 2- डिसोसिएट हो गया। ये K+ आया और ये OH- आया। अब ये KSO4 के साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1+ है, तो हमें यहाँ पर K2SO4 लिखना पड़ेगा, भाई K2 लगाने पड़ेंगे ताकि इसके 2- को न्यूट्रलाइज कर दे। और ये OH हमारा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो वाटर बना लेगा, OH अगर हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो HOH नहीं फॉर्म होगा, H2O। या सो आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को हटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हम लैब में इसको कैसे बनाते हैं। लैब में तो लैब प्रिपरेशन तो हम देख ही रहे थे, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो ज़्यादातर टाइम, हमारे जो केमिस्ट होते हैं, जो हमारे जब हम इसको लैब में क्रिएट करते हैं, तो जनरली लैब के अंदर जो इसको क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है NH4Cl से, और इसके अंदर मिलाया जाता है CaOH का होल ट्वाइस, और हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। और यहाँ से ये NH3 हमारा डिसोसिएट हो जाएगा और एक H+ निकलेगा और एक Cl- निकलेगा, यहाँ से Ca निकलेगा और OH का 1- निकलेगा। NH3 एक स्टेबल कंपाउंड है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो जाएगा। दूसरा, ये H जो होगा ये OH के साथ निकल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर को शो कर रहा है, तो ये फॉर्म हो जाएगा H2O। और Ca हमारा Cl के साथ चला जाएगा और फॉर्म कर लेगा CaCl2। इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। अब मुझे आपने एक चीज़ देखी कि ये जो अमोनियम सॉल्ट है, इसको कई बार हम सैल अमोनियक भी कहते हैं, सेम ही चीज़ है, ये नाम आपको याद रखना है। विराव जे दलाल की किताब के अंदर NH4Cl को सैल अमोनियक कहा गया है, और CaOH के होल ट्वाइस का जो नाम होता है उसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लैब के अंदर जब भी हम अमोनिया को क्रिएट करते हैं, अमोनिया को फॉर्म कराते हैं, तो हमेशा सैल अमोनियक और स्लेक्ड लाइम का यूज़ करके फॉर्म कराते हैं। नाउ वन मोर थिंग कि इसके हमको 2 वॉल्यूम यूज़ हो रहे हैं, जबकि आप देखें कि स्लेक्ड लाइम के 3 वॉल्यूम यूज़ हो रहे हैं, तो यानी 2 वॉल्यूम ऑफ सैल अमोनियक reacts with 3 वॉल्यूम ऑफ slaked lime, 2 वॉल्यूम ऑफ सैल अमोनियक reacts with 3 वॉल्यूम ऑफ slaked lime to give 2 वॉल्यूम ऑफ ammonia, to give 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। इस लाइन को आप याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई वाई CaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड इन लैब प्रिपरेशन, क्यों हम NaOH का यूज़ नहीं करते हैं या KOH का यूज़ नहीं करते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि CaOH के होल ट्वाइस से हम बनाते हैं, तो आपका सवाल ये भी तो हो सकता है, यू कुड हैव आस्क्ड मी कि NaOH से क्यों नहीं बनाते, इससे भी तो फॉर्म हो रहा है ना अमोनिया, KOH से भी अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो वाई वी आर नॉट यूजिंग NaOH एंड KOH। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाई। तो हमारा क्वेश्चन था कि वाई CaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वाई नॉट NaOH और KOH। तो सुनिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा NaOH एंड KOH आर डेलिकेसेंट। जो हमारा NaOH और KOH होते हैं ना, ये डेलिक्वेसेंट होते हैं, डेलिक्वेसेंट होते हैं। डेलिक्वेसेंट का मतलब ये है कि ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि NaOH और KOH ये काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि CaOH का होल्ट वाइज बहुत ईजिली आपको मिल जाता है और बहुत सस्ता भी होता है। तो NaOH एंड KOH आर इम्पॉर्टेंट टर्म है, डेली क्वेसेंट यानी एब्जॉर्ब्स moisture from atmosphere and are expensive. दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आप अगर यहाँ पर देखें तो स्लेक्ड लाइम का प्रोपोर्शन ज़्यादा यूज़ किया गया है। यहाँ पर स्लेक्ड लाइम का प्रोपोर्शन 3 वॉल्यूम यूज़ करे गए हैं स्लेक्ड लाइम के, और जबकि सेल अमोनिया के सिर्फ 2 ही वॉल्यूम यूज़ करे गए हैं। भाई ऐसा क्यों? तो स्लेक्ड लाइम इसलिए ज़्यादा डाला गया है, पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। वाई हायर प्रोपोर्शन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज़ यूज्ड? सो नाउ सी, इसका आंसर होगा, हम एक्चुअल में रीज़न स्लेक्ड लाइम के ज़्यादा यूज़ करने का सबसे बड़ा ये है कि जो हमारा NH4Cl होगा, यानी जो हमारा NH4Cl होगा, सेल अमोनियक होगा, ये बहुत तेज़ी के साथ सब्लिमेट करता है। तो इसलिए हम जो इसका जो सब्लिमेशन के थ्रू लॉस होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए हम एक्चुअल में स्लेक्ड लाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी हम जानते हैं, पहली बात तो सब्लिमेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट, बिना लिक्विड स्टेट से पास हुए। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग हीट विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेज ऑफ बीइंग लिक्विड। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है कैम्फर। So we are not studying about sublimation, so let me complete it, because we need to compensate का मतलब होता है आपूर्ति करना, for the loss due to sublimation of NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लैब प्रिपरेशन का जो एपरेटस होता है वो कैसा होता है। अभी हमने लैब प्रिपरेशन के बारे में जाना है कि हमारे पास ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा, इतना वॉल्यूम होना चाहिए। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो बना हुआ है ये एक टिल्टेड फ्लास्क है, और ये हमारा स्टैंड है, और ये हमारा बंसन बर्नर है जिसके थ्रू हम इसको हीट देंगे, क्योंकि हमारी ये पूरी रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाली है। बंसन बर्नर है, और ये यहाँ पर जो आएगा हमारे प्रोडक्ट के वेपर्स आएंगे। तो यहाँ पर हमको NH3 देखने को मिलेगा और साथ ही साथ H2O देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लगा देते हैं CaOH, यहाँ पर हम थोड़ा सा लगा देते हैं CaO। ये हमारा CaO,
ये है हमारा CaO, जिसको हम लोग प्यार से क्विकलाइम भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएगी हमारी NH3 उड़ करके, क्योंकि हवा से हल्की होती है। इसके अलावा क्विकलाइम का यहाँ पर काम होगा एज अ ड्राइंग एजेंट। दूसरी चीज यहाँ पर हम मिलाएंगे, ये जो रेड कलर से दिखाए गए हैं ये CaOH का होल ट्वाइस है, यानी स्लेक्ड लाइम है। और ये जो ब्लू से दिखाए गए हैं ये हमारे NH4Cl हैं, यानी सैल अमोनियक है। दिस इज सैल अमोनियक and this is slaked lime. ये वही रिएक्शन है जो हमने ऊपर देखी थी लैब प्रिपरेशन। यहाँ पर सिर्फ हम आपको एपरेटस के थ्रू बता रहे हैं। अब होगा ये कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस लेंगे और NH4Cl लेंगे और इन दोनों को हीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी हो। अब CaOH का होल ट्वाइस और NH4Cl हीट मिलने पर तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। अब रिएक्ट करने पर क्या बनेगा आप देखें, CaOH का होल ट्वाइस, या आप रिएक्शन ऊपर देख भी चुके हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, और ये रिएक्ट करके बना लेंगे, यहाँ से NH3 अलग हो जाएगी, एक हाइड्रोजन और अलग हो जाएगा, आप ऊपर भी रिएक्शन जाके देख सकते हैं, और यहाँ से Ca2+ अलग हो जाएगा और OH1- अलग हो जाएगा। NH3 स्टेबल है, NH3 फॉर्म हो जाएगा, यानी हमारी अमोनिया फॉर्म हो जाएगी। इसके साथ ये CaCl के साथ चला जाएगा और फॉर्म हो जाएगा CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड, और ये H OH के साथ चला जाएगा और फॉर्म हो जाएगा H2O, यानी हमारा वाटर। अब हम एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर CaOH को जब हमने मिलाया NH4Cl के साथ और हमने हीट किया, तो जितनी भी NH3 बनी ये इस फ्लास्क के थ्रू नीचे की तरफ चली गई, लेकिन उसके साथ वाटर भी बना, यानी हमारी जो NH3 है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट है, यानी उसके अंदर वाटर मिला हुआ है। तो सबसे फोरमोस्ट काम हमारा ये है कि हम इससे वाटर को अलग करें, वाटर को रिमूव करें। तो इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्विकलाइम, क्योंकि ये बेहतरीन ड्राइंग एजेंट है। अब क्यों क्विकलाइम ही यूज़ कर रहे हैं, या इसी के सवाल होते हैं। और यहाँ से हमारी जो अमोनिया है वो इसके ऊपर जा रही है और इस फ्लास्क के अंदर हम अमोनिया को कलेक्ट कर लेंगे। अमोनिया हमारी गैस के फॉर्म में फॉर्म होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट में लिखता हूँ कि अमोनिया को जब हम कलेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर हम जब अमोनिया को कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको कलेक्ट करने का एक स्पेशल मेथड होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसको कलेक्ट करने का जो मेथड होता है वो होता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी एयर को हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस कराते हैं। क्योंकि जब हम एयर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कराएंगे तो हमारी जो अमोनिया है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर वेट होती है, तो ये ऊपर आ जाती है और हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे NH3, यानी हमारी अमोनिया, is collected by downward displacement of air। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। सवाल है why, तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अमोनिया एयर से हल्की होती है, तो इसको एयर के थ्रू कलेक्ट कर पाना आसान होता है। अमोनिया is lighter than air, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अमोनिया को आप वाटर के अंदर कलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर के अंदर
डिसॉल्व हो जाती है। तो अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। अमोनिया इज हाईली soluble in water। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है कि वाई फ्लास्क इज टिल्टेड, यानी हमारा फ्लास्क टिल्टेड ही क्यों है, यानी ये जो फ्लास्क है ये नीचे की तरफ डिक्लाइंड क्यों है, ये टिल्टेड क्यों है। तो सुनिए, तो आप देखें कि अगर जैसे ही हम अगर इसको टेढ़ा रखेंगे, यूं रखेंगे, तो जितना भी वाटर वेपर होगा वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सीधा रख देंगे यूं, तो सारा वाटर वेपर ट्रिकल बैक अंदर कर जाएगा और क्या होगा कि हमारा रिएक्टेंट ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा आंसर होगा सो दैट वाटर वेपर डज नॉट ट्रिकल बैक। cracks the glass। ये एक छोटा सा रीजन है जो कि आईसीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को क्यों यूज कर रहे हैं इसको ड्राई करने के लिए। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जो ड्राइंग एजेंट होते हैं वो दो होते हैं, ड्राइंग एजेंट दो होते हैं, और भी होते हैं लेकिन अभी फिलहाल हम दो ही देखेंगे। एक हमारा होता है H2SO4 और एक होता है CaO। H2SO4 भी एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है और CaO तो है ही है, ये तो क्विकलाइम है जिसके बारे में भी आपने पढ़ा। तो ड्राइंग एजेंट के लिए हम इस एपरेटस के अंदर CaO का यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर CaO का यूज किया था, ये जो लगा हुआ था हमारा CaO था। तो हम यहाँ पर H2SO4 का भी तो यूज कर सकते थे ना, मगर हम H2SO4 को यूज नहीं करेंगे। तो सवाल है क्यों नहीं करेंगे। तो लेट मी राइट अ क्वेश्चन। सवाल है वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज्ड टू ड्राई अमोनिया डिस्पाइट H2SO4 इज गुड ड्राइंग एजेंट एंड हाउ डू वी ड्राई इट। तो पहली चीज तो बिकॉज जो हमारा H2SO4 है ये एक एसिड है, आप समझे, ये एक एसिड है। जो हमारी अमोनिया है वो एल्कलाइन गैस है। तो आपने लोअर क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी कि जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर एसिड बेस हमारा एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो सॉल्ट वाटर बन जाएगा, बेस का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो NH3 होता है वो एल्कलाइन होता है और H2SO4 एक एसिड होता है। तो हम बेसिकली इसको ड्राई करने के लिए इसके यूज नहीं करते हैं, यानी NH3 को ड्राई करने के लिए हम H2SO4 का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी अमोनिया रिएक्ट कर जाएगी एसिडिक H2SO4 के साथ और सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर लेगी। तो इसका आंसर होगा बिकॉज H2SO4 इज एसिडिक इन नेचर एंड मे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर जाएगी विथ एल्कलाइन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एल्कलाइन होती है। Thus, CaO is used as alkaline. Thus, CaO is used as the drying agent, not H2SO4. So let me write it. तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि H2SO4 एसिडिक होता है नेचर में, और ये एसिड हमारे एल्कलाइन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर सकता है। इसलिए हम CaO को यूज करते हैं क्योंकि ये एल्कली है और एल्कली कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन हमारा जो होता है वो ये है, देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम क्वेश्चंस पर ध्यान ना दें तो हमारे चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो आंसर्स क्वेश्चंस का करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल में हम NH4NO3 के थ्रू भी अमोनिया को बना सकते हैं, मगर एक्चुअल में हम अमोनिया को इसके थ्रू बनाते नहीं हैं। तो सवाल है क्यों? तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं कि वाई NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट is not used in lab। तो एक बार देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती भी है। ये लिख दिया हमने NH4NO3 और इसके अंदर हम मिला देंगे स्लेक्ड लाइम यानी COH का होल ट्वाइस, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ से NH3 अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। NH4 था तो एक H प्लस अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा, Ca2 प्लस अलग हो जाएगा और OH1 माइनस अलग हो जाएगा। अब ये NH3 तो स्टेबल है, फॉर्म हो गया हमारा अमोनिया। तो जी हाँ, हम NH4NO3 के थ्रू भी अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये H जाएगा OH के पास यानी H2O फॉर्म हो जाएगा, और ये Ca जाएगा NO3 के पास यानी CaNO3 का होल ट्वाइस फॉर्म हो गया। अब हम एक चीज को देखते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि NH4NO3 अमोनिया बना सकता है, मगर हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं और करते ही नहीं है इवन। तो इसका रीजन समझें आप। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव। आप रिएक्शन करा दोगे, अमोनिया फॉर्म भी हो जाएगा, मगर इतना बड़ा धमाका होगा क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी इससे बाहर आती है कि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली कभी हम प्रेफर ही नहीं करते हैं कि हम नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन करा करके इसको बनाएं। तो यानी आप समझ लें, बिकॉज NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, एक्सप्लोसिव एंड हाईली एक्सपेंसिव, महंगा भी बहुत होता है भैया। नाइट्रेट वगैरह जो होते हैं इतना आसानी से मिलते नहीं है, दे आर वेरी प्रीशियस और इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, तो दे आर हाईली एक्सपेंसिव। और दूसरी चीज़ तुमने कहा ठीक है, एक्सप्लोसिव है, हम कंट्रोल कर ले जाएंगे, हाईली एक्सपेंसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खरीद लेंगे। तो भी एक प्रॉब्लम होती है कि NH4NO3 जो होता है, जैसे ही आपको हीट करोगे, क्योंकि भैया हीट तो आपने देनी ही पड़ेगी, बिना हीट के तो रिएक्शन होगी ही नहीं, बंसन बर्नर आपने लगाया था। तो जैसे ही आप हीट दोगे तो वो बाकी रिएक्टेंट के साथ यानी इसके साथ रिएक्ट करने के बजाय इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी हीट के अभाव में ये टूट जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, अगर AB को हम हीट कर दें तो A+B बन जाता है। तो इसी तरीके से NH4NO3 को जैसे ही आप हीट करोगे तो बजाय कि वो जाकर के COH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करे, वो टूट जाएगा और फॉर्म करेगा N2O प्लस H2O, ये चीज़ वो फॉर्म कर लेगा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचेगा अमोनिया के फॉर्म होने का। तो इसलिए जनरली हम इसको इसके थ्रू नहीं बनाते हैं।